नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ रही हैं कविता थापलियाल जी। हर हफ्ते हम आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिव्यू के साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मदद करते हैं ताकि आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलें और उन रिटर्न्स के साथ आपकी बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर खरीदने तक जैसे सपने पूरे हो सके। बिल्कुल शैल जी, नमस्कार और स्वागत है सभी दर्शकों का फायदेमंद फंड्स में। सही कहा आपने शैल जी, लाइफ के हर स्टेज की रिक्वायरमेंट्स और टारगेट्स अलग अलग होते हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके पास एक खास इन्वेस्टमेंट रणनीति होना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, फायदेमंद फंड्स में हमारा फोकस एक पोर्टफोलियो पर होता है जो हमने शो के शुरुआत में बनाए थे 4 पोर्टफोलियोज, और आज हमारा फोकस है यंग कपल के पोर्टफोलियो की ओर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्नेहा और कमल के पोर्टफोलियो की, लेकिन इनके पोर्टफोलियो की प्रोग्रेस जैन से लेके अब तक कैसी है इसे हम देखें उससे पहले आइए रूबरू नेहा म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगभग 5 साल में 10 लाख रुपए की रकम जुटाना चाहते हैं और इनके लिए हम लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो बनाया था जिसमें 4 इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं। ये है यूटीआई इक्विटी फंड, जिसमें आप लगभग जनवरी से अब तक अगर आपने एसआईपी शुरू किया होगा तो उसमें आपको 11% से ज़्यादा रिटर्न्स आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड एक बहुत ही शानदार खोज रही है। वहाँ पर आपने 20% से ज़्यादा मुनाफा पिछले 6 महीने में कमाया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड में लगभग 7-7.25% का मुनाफा होता हुआ आपको दिख रहा है और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड लगभग 6.25% ऊपर है। कुल मिला के आपने अभी तक 1,12,000 रुपये निवेश किए हैं। 1,24 का आंकड़ा आपके सामने है और लगभग 11.2% का आप एक शानदार रिटर्न आते हुए देख रहे हैं। कविता जी, यहाँ पे शानदार रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है और क्योंकि यंग कपल है और इन्हें अपने भविष्य के लिए जो रणनीति तय की है उसके मुताबिक हमने इनको ये पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिहाज से सुझाई भी हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि इनको इनके पोर्टफोलियो के जरिए बेहतर कमाई होती रहे। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, फायदेमंद फंड्स में हम आपको मिलाते हैं हर हफ्ते एक खास मेहमान से, और जहाँ हम आपको रूबरू करवाते हैं किसी भी एएमसी के हेड से जो आपको फाइनेंशियल रणनीति पर और ज्ञान देते हैं और बाजार की जो ताजा हाल है उस पर भी जानकारी देते हैं। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान है। हमारे साथ एडलवाइस एएमसी की सीईओ राधिका गुप्ता है। गणेश चतुर्थी की इस खास एपिसोड में फायदेमंद फंड्स और सीएनबीसी आवाज का हिस्सा होने के लिए राधिका जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की आपको। आपकी एडलवाइस में जो आपका पद है उसके अलावा मैं बोलना चाहूंगी, मैं खासतौर से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स की मुरीद हूं और आपके कई इंटरव्यूज यहाँ पर मैंने पढ़े हैं, देखे भी हैं। कुल मिला के सार जो सभी इंटरव्यूज का मुझे समझ में आता है वो ये है, आप हमेशा कहती हैं द की इज टू स्टे काम, और आज के संदर्भ में हम देखें तो आपकी जो ये सीख है वो काफी मायने रखती है। आपके इंटरव्यू में एक बात आपने कही जो मुझे दिल से बड़ी पसंद आई है कि नॉर्मल दाल चावल यानी स्टेडी और स्टेबल इन्वेस्टमेंट पे भरोसा कीजिए, ज्यादा ग्लैमर की ओर मत जाइए, यानी ज्यादा एडवेंचरस मत रहिए। एक मिडिल क्लास इन्वेस्टर को राधिका जी और चाहिए क्या होता है? एक अदद म्यूचुअल फंड हो जो 200 से ज्यादा अच्छी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखे और उसको आप 7 से 10 साल तक अपने पोर्टफोलियो में बांध कर रखें। आज के संदर्भ में आपकी ये सीख बड़ी काम आती है, क्या कहेंगी आप? तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आवाज की टीम का और गणेश चतुर्थी की आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने मेरे इतने इंटरव्यूज देखे और उससे ज्यादा जरूरी है कि जो कहा वो आपको यूजफुल लगा, तो फायदेमंद लगा, तो वो उससे मुझे बहुत खुशी हुई। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आज का माहौल है जिसमें मार्च जैसा महीना है जहां बाजार 30% गिरा, फिर अप्रैल से जो पीरियड शुरू हुआ उसमें बाजार में आपने इतनी तेजी देखी,
बाजार इतना हिलता है, समय इतना हिलता है, हमारे अराउंड जो खबर है वो इतनी हिलती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल खबर हो, चाहे आरबीआई की खबर हो, तो इसमें दर्शकों का काम रहना बहुत जरूरी है। हमें कभी कभी लगता है कि जब हम ज्यादा एक्शन लेते हैं ना अपने पोर्टफोलियो में, कभी यहां से वहां बदल लिया, कभी इस फंड से उस फंड में चले गए, तो बहुत अच्छा लगता है इंसान को कि बाजार भी हिल रहा है, चलो मैंने भी कुछ किया। लेकिन हमने देखा है एक्चुअली इससे होता कुछ नहीं है। इनफैक्ट हमने, आपको दिलचस्पी होगी, कभी एक एनालिसिस किया था कि अगर आपने 2007 से हर साल मोस्ट एक्साइटिंग सेक्टर के फंड लिए होते, हर साल परफेक्ट सेक्टर चुना होता, कॉन्स्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को बदलते, तो आपका रिटर्न कुछ 6-7% होता। लेकिन अगर आपने साधारण दाल चावल इक्विटी फंड, मल्टी कैप फंड ये किया होता, तो आपका शायद रिटर्न 2-3% ज्यादा होता। उसमें काम कम है, शांति ज्यादा है, और एक्टिविटी और कॉस्ट बहुत कम है। तो काम रहना बहुत जरूरी है, साधारण चीजें करना बहुत जरूरी है, और टिके रहना बहुत जरूरी है। जी राधिका जी नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। आपको मैं भी ट्रैक करता हूँ, आपके ट्विटर हैंडल राधिका गुप्ता @ और मैं आपसे एक दो ज़रा कठिन प्रश्न पूछने की कोशिश करूँगा। आजकल आप बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त रैली आती हुई देख रही हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आप इस तेज़ी को संभाल पाएँ या उसमें और तरक्की की उम्मीद करें। बताइए, ये जो एक डिस्कनेक्ट है बाज़ार में और ख़ासकर इकोनॉमी में, जहाँ पर आपको हर तरीके के आंकड़े थोड़े ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, किस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को बता रही हैं कि म्यूचुअल फंड में बने रहें? तो मैं आपसे दो बातें कहूंगी। पहले तो जहां तक बाजार की बात है, तो बाजार में ये जो डिस्कनेक्ट आप कहते हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये काफी बार होता है। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि हम सुनते हैं कि इकोनॉमी के बुरे हाल हैं, अर्निंग्स के बुरे हाल हैं, ये सब हमारे दिमाग में होता है और हमें बाजार में तेजी दिखती है। हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन ये भी हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स दुनिया में एक्चुअली कम से कम होते गए हैं, एंड द पेस जिससे इंटरेस्ट रेट्स गिरे हैं वो इट हैज बीन सम ऑफ द फास्टेस्ट। इंटरेस्ट रेट्स बहुत जल्दी काटे गए हैं। तो जहां आपको पुअर इकोनॉमिक न्यूज मिल रही है, वहां आपके सेंट्रल बैंक्स भी बहुत एक्शन कर रहे हैं। तो एक लिक्विडिटी का भी एंगल है, एक बैड न्यूज का भी एंगल है, और ये दोनों बहुत काउंटर बैलेंसिंग फोर्सेस हैं। मैं अगर एक लाइन में कहूंगी तो मैं कहूंगी कि मार्केट कंडीशंस फ्रेजाइल हैं। ये नहीं है कि वैल्यूएशन सस्ते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। कोविड की जहां तक बात है, एक वैक्सीन की अभी वो सूचना भी पूरी नहीं हुई है। तो हम निवेशकों को क्या एडवाइस दे रहे हैं, आप दो चीजें करिए। अगर आपको इक्विटी में पैसे लगाने हैं, म्यूचुअल फंड में लगाने हैं, तो आप एसटीपी के जरिए लगाइए। सारा पैसा, जैसे अगर आपके पास 1 लाख है तो इमीडिएटली मत लगाइए, उससे स्टैगर करिए, जिससे कि ये जो वॉलेटिलिटी आ सकती है बाजार में, उसका आप फायदा उठा सकें। या आप म्यूचुअल फंड्स में अगर निवेश कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें डेट इक्विटी दोनों हैं, और वो कॉन्स्टेंटली अपना इक्विटी एक्सपोजर चेंज करते रहते हैं बाजार के मुनाफे के, जिसे बैलेंस्ड एडवांटेज या डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का फायदा उठाइए या ऐसे फीचर्स का फायदा उठाइए। पूरा पैसा इक्विटी में पूरी तरह मत डालिए, थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल दिखाइए। बिल्कुल। राधिका जी, आपके साथ ग्राफिक्स पर एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की जो बहुत शानदार तरक्की है, पिछले लगभग 11 साल से ये फंड चल रहा है, वो डिटेल्स चलती हुई दिख रही हैं। मैं आपका रुझान एक दो सेक्टर्स की तरफ करूंगा। आपने फ्रेजाइल इकोनॉमी की बात करी। बताइए, आगे आने वाले समय में 6 महीने में, साल भर में, 18 महीने में कहाँ एडलवाइस एएमसी अपने पैसे निवेशित करती हुई दिखती है इक्विटी स्पेस में? कहाँ आपको ग्रोथ आती हुई दिखती है और कहाँ आपको कंसिस्टेंसी दिखती है रिटर्न में? कौन से सेक्टर्स में आप निवेश करेंगी अगले 18 महीने तक? तो पहली बात तो हमारे तो ज्यादातर फंड्स डाइवर्सिफाइड ही रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा सेक्टर ओवरवेट अंडरवेट रहता है इकोनॉमी के मुताबिक, बाजार के मुताबिक। तो जैसे आज की तारीख में हमने स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा हमारा
टिल्ट है, तो ये दोनों क्षेत्र मैं जरूर कहूंगी। लेकिन ब्रॉडली हमारे फंड्स डाइवर्सिफाइड रहते हैं। मैं पहले ही जैसे कविता जी ने कहा कि 80% निवेशक के फंड दाल चावल की ओर रहने चाहिए, 20% मैं उनसे कहूंगी ये सेक्टोरल चीजों पे फोकस कीजिए। जहां तक हमारी बात है, मैंने 2 क्षेत्रों की बात की। अभी भी आई थिंक इट इज डिफिकल्ट टू से कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो पूरी तरह बेनिफिट करेंगे, पूरी तरह नहीं करेंगे। इन दोनों का एक वो है, और एक बेसिक कंजम्पशन की भी हमें लगता है अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। राधिका जी, थोड़ा सा आपका ध्यान मैं आपके मिड कैप और इंटरनेशनल फंड जो कि ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड है, इनकी ओर लाना चाहती हूं, क्योंकि ये टॉप परफॉर्मिंग फंड्स की लिस्ट में शुमार है इनके नाम। खासतौर से अगर मैं इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की बात करूं, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि चाइना के बाजारों में तेजी दिखाई दी। ये फंड जो है 1 साल में बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाइना के रिश्ते जो है दुनिया भर से अब तल्ख होते जा रहे हैं, भारत में कई तरह का विरोध चल रहा है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए क्या इस फंड पर कोई व्यू में बदलाव? नहीं, और मैं 1 मिनट इंटरनेशनल फंड पे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमें बहुत सवाल मिलते हैं। मुझे लगता है कि चाहे वो चाइना फंड हो या हमारा जैसे यूएस फंड है, वो भी बहुत पॉपुलर रहा है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। इनको आप बनाए रखिए और अपने एसेट एलोकेशन में बनाए रखिए। आज मत सोचिए कि अभी चाइना फिर बाद में चाइना, आज यूएस, इनमें शिफ्टिंग मत करिए। इन्हें 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का एक कांस्टेंट हिस्सा बनाए रखिए। और हाँ, पिछले साल का रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। आप 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे डेफिनेटली इन्हें मत देखिए। तीसरी बात, जहां तक मैं चाइना के फंड के बारे में बात करूंगी, ये एक बहुत चाइना कंजम्पशन फोकस्ड फंड है, तो ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फंड नहीं है। इसके 10 साल की ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं निवेशकों से डेफिनेटली कहूंगी कि जो पेट्रियोटिज्म और निवेश का एंगल है, उसे जरूर सेपरेट करिए। जी, तो राधिका जी, प्रश्नों का सिलसिला जारी रखते हैं। आपने बात करी इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की इक्विटी में। मैं एसेट एलोकेशन पर आपकी राय लेना चाहूँगा। ये बताइए, फिलहाल आप ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए देख रहे हैं सोने के दाम में और ख़ासकर चांदी के दाम में। कितना हिस्सा आप अपने व्यक्तिगत तौर पर सजेस्ट करती हैं कि इन दोनों मेटल्स का होना चाहिए अपने एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो के, और किस तरीके से इन मेटल्स को खरीदना चाहिए? कुछ समय पहले मेटल्स फंड्स हमारे देश में निकले थे, लेकिन उनको कोई खास सफलता नहीं मिली। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है इस बारे में? तो जहां तक, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने एसेट एलोकेशन शब्द के साथ मेटल्स का पूछा, क्योंकि जो मैंने इंटरनेशनल फंड्स पे कहा वो ही मैं मेटल्स के बारे में कहूंगी। आज खरीदना और इसको टाइम करना कि गोल्ड कब अच्छा करेगा, ये किसी से नहीं होता। ये अगर आपको करना है पोर्टफोलियो में, तो अपनी एसेट एलोकेशन का ऐसे 5, 6, 7, 8% ऐसा बना के रखिए। इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज होगा। गोल्ड खरीदने के लिए मेरे हिसाब से 2-3 तरीके हैं। फिजिकल गोल्ड अगर निवेश के तौर पे करें तो वो मुझे इनएफिशिएंट लगता है, उसमें आपकी स्टोरेज कॉस्ट है। या तो आप गोल्ड बॉन्ड के जरिए लीजिए, या आप गोल्ड ईटीएफ और फंड के जरिए लीजिए। गोल्ड स्टॉक्स खरीदने की कोशिश मत करिए, ये सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की कोशिश मत करिए। या तो गोल्ड बॉन्ड अगर आपको लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, या साधारण सिंपल गोल्ड ईटीएफ। क्या बात है राधिका जी, आपने तो इतनी शानदार तरीके से समझाया कि गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड पर ध्यान दीजिए, फिजिकल गोल्ड ना खरीदें, उसमें एक फ़ायदा आपको और दिखेगा। 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है सरकार की तरफ से, तो वो एक प्रोडक्टिव एसेट होता है। अगर आप फिजिकल प्रेशस मेटल खरीद के अपने सेफ में रख देंगे तो उससे कोई आपको रिटर्न आता हुआ नहीं दिखेगा, एक्सेप्ट फॉर प्राइस राइज या वॉलेटिलिटी के लिए। राधिका जी, इस चर्चा को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि लंबी अवधि में अगर आप पिछले 5 साल में नज़र डालें तो ऑन एवरेज लगभग म्यूचुअल फंड्स ने कोई ऐसा रिटर्न नहीं दिया। इनफैक्ट फिक्स्ड डिपॉजिट ने मात दी है म्यूचुअल फंड्स को पिछले 5 साल में। आपके हिसाब से आगे आने वाले 3-1 साल किस तरीके के एवरेज रिटर्न्स दे पाएंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को, और उसके लिए जो निवेशक आज बाजार में घुस रहा है उसको कौन से 1 या 2 ठोस कदम उठाने पड़ेंगे? तो 2 बातें मैं कहूंगी। एक तो कभी म्यूचुअल फंड और इक्विटी को सिर्फ 5 साल के नजरिए में मत देखिए, क्योंकि ऐसे बहुत 5 साल के दौरान आएंगे जहां इक्विटी के रिटर्न आपको कम लगेंगे एफडी के मुताबिक, और आप एक पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं। हाँ, अगर आप
एवरेज निवेशक का एक्सपीरियंस देखें, जिसे हम रोलिंग रिटर्न कहते हैं, तो शायद आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। दूसरी बात मुझे लगता है कि जहां तक आगे आने वाले समय की बात है, हमें अपने इक्विटी रिटर्न से जो एक्सपेक्टेशन है ना, उम्मीदें हैं, थोड़ी काटनी चाहिए। मैं निवेशकों से बात करती हूँ तो वो सोचते हैं इक्विटी का मतलब 15%, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप 10 से 12% मान के चलिए अपने इक्विटी फंड में। और जो आपने बात कही कि निवेशकों को क्या करना चाहिए, एक ही बात, टिके रहना चाहिए। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आप कंपनियों में निवेश करते हैं, शेयर में नहीं निवेश करते। मैं एक कंपनी की सीईओ हूं, मैं ये बता सकती हूँ आपको कि 3 से 5 साल में तो पूरी कंपनी का लक्षण मैं नहीं बदल सकती। तो इक्विटी को वक्त देना पड़ेगा। इक्विटी कम से कम 7 से 10 साल का निवेश है, तो बने रहना बहुत जरूरी है। और जो असली मुनाफा आपको दिखेगा वो आखिरी में दिखेगा 7-10 साल के बाद। राधिका जी, समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन क्योंकि त्योहारी अवसर पे आप हमारे साथ जुड़ी हैं और मुझे एक बात जरूर कहनी है कि आप जिस पेंटिंग के आगे बैठी हैं ना, वो मेरा ध्यान बार बार खींच रही है। तो मुझे जानना है कि वो कौन सी पेंटिंग है सबसे पहले तो, और उसके साथ ही मुझे ये जानना है कि 80-20 की हम जो बात कर रहे हैं उसमें 20% मंझे हुए इन्वेस्टर्स के लिए आप क्या सलाह देंगी निवेश की? तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन पहले बताती हूँ। सो आई टेल यू, जहां जैसे मेरा पोर्टफोलियो एंड आई वुड कंसिडर माई सेल्फ थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर। 70% मेरा पोर्टफोलियो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में है, जो साधारण एसेट एलोकेशन है। बाकी जो 30% है वो स्मॉल कैप फंड में मैं SIP करती हूँ, और जैसे आपने कहा इंटरनेशनल फंड्स में मैं निवेश करती हूँ। ये थोड़ी सी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी एसेट क्लासेस हैं जो आप दे सकते हैं। जहां तक ये पेंटिंग की बात है, हमारी एडल गिवाइज में एक चैरिटेबल फाउंडेशन है, एडल गिव, तो ये उनके आर्टिस्ट ने बनाई गई है। चलिए, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। शैल जी, मेरे ख्याल से आप भी इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से, आपको भी काफी शौक है पेंटिंग का। जी कविता जी, यूं समझिए कि जिंदगी में अगर रंग ना हो तो फिर क्या फायदा होगा। और हमारा भारत देश बहुत ही भाग्यशाली है। आप देखिए, हर तरीके का रंग आपको आता हुआ दिखेगा जिंदगी में, और अगर आप स्क्रीन पे देख लें तो भी आपको बहुत शानदार कलर्स दिखेंगे, और राधिका जी के पीछे देख लें तो आपको कलर्स की भरमार मिलेगी। एक दिन राधिका जी आपके ऑफिस पे आएंगे और हेल्प की जो पेंटिंग्स हैं उन पर नजर डालेंगे। कविता जी भी खरीदती हैं और मैं भी खरीदता हूँ, तो जो हमसे मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। फिलहाल एक समय है छोटे से ब्रेक का। राधिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ आगे और आती रहेंगी और अपनी बहुत शानदार राय देती रहेंगी। इस ब्रेक के बाद हम लोग जुड़ेंगे ओमकेश्वर सिंह साहब से, जो आपके कठिन सवाल बहुत ही शानदार तरीके से म्यूचुअल फंड्स के बारे में हल करेंगे। थोड़ा ही समय दीजिए, हम वापस लौटते हैं। फायदेमंद फंड्स के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। ओमकेश्वर सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। rankmf.com के वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। लगभग 2 दशक से बहुत शानदार एडवाइजरी दे रहे हैं इक्विटी और डेट फंड्स पर। ओमकेश्वर जी, स्वागत है आपका। चलिए, आपको अपने पहले कॉलर से मिलवाते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी जुड़ चुके हैं। हिमांशु डिंडोरिया साहब 32 साल के हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और वो आपको अपने पोर्टफोलियो की व्यथा खुद ही सुनाएंगे। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। बताइए कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है और क्या चाहते हैं आप? नमस्कार शैल जी। सबसे पहले तो मैं CNBC आवाज और CNBC आवाज की पूरी टीम और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ फॉर आप इतने अप्रोचेबल हैं सबके लिए। कमिंग टू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, मैं लगभग 2010 से इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप, अपनी जो भी इंटेलिजेंस है उसके बेस पर और न्यूज पढ़ के। एंड अभी तक मैंने 7 अलग अलग फंड्स में पैसा लगाया है, जिनमें से मैं 4 को स्टॉप कर चुका हूँ, SIP को। बाकी 3 जो फंड्स हैं वो अभी भी लाइव हैं। उसमें मेनली जो है इट इज टैक्स सेवर फंड, जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है, जो जिसमें मैं महीने की लगभग 7,000 SIP करता हूँ। उसके अलावा मैं अभी इन्वेस्को इंडिया और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में भी लगभग 3,000 और 4,000 अमाउंट डाल रहा हूँ। हिमांशु जी, आपके सारा जो पोर्टफोलियो है वो स्क्रीन पर चल रहा है। आप अपना प्रश्न पूछिए, आप चाहते क्या हैं इस पोर्टफोलियो से? जी, मेरा जो गोल है वो आप कह सकते हैं कि मुझे अगले 10 साल में आई वांट टू एक्यूमुलेट समवेयर अराउंड 50-60 लाख रुपीस।
तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि, और मैं थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी चाहता हूँ जो कि अभी तक नहीं था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उस पर मुझे थोड़ा सा एडवाइस किया जाए। ओमकेश्वर जी, ओवर टू यू। जी, तो उनका जो पोर्टफोलियो था, पहले जो 7 फंड था, 7 फंड का उन्होंने बोला कि 4 उन्होंने ऑलरेडी बंद करके रखा हुआ है, और अभी ELSS का एक्सिस लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्को इंडिया और मिराई ये लार्ज एंड मिड कैप है। तो ये दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, मिराई एसेट इमर्जिंग को रख सकते हैं। और जहाँ तक इंटरनेशनल फंड की बात है, तो इंटरनेशनल फंड में वो पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी में जा सकते हैं, या फिर S&P 500 मोतीलाल का है उसमें जा सकते हैं, या फिर इंडिया का एक US फंड है उसमें जा सकते हैं, और फ्रैंकलिन का एशियन फंड है उसमें भी जा सकते हैं। तो ये कुछ फंड से जो जा सकते हैं। तो जो उनका 7 फंड था उसको हम लोगों ने पहले कंसोलिडेट किया था, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, तो फिर उसमें और कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। राइट हिमांशु, अगर आप क्लियरली नहीं सुन पाए हैं तो मैं राय दोहरा देती हूँ। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में आपको रहना है, एक्सिस ब्लू चिप में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप से स्विच करना है, और UTI ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड से आपको निकल जाना है। जो फंड आपको शामिल करने हैं उसमें से UTI इक्विटी है, L&T इंडिया वैल्यू फंड डायरेक्ट प्लान से आप DSP क्वांट फंड में शिफ्ट हो जाएंगे, और L&T इमर्जिंग बिजनेस से निकलकर आपको एक्सिस स्मॉल कैप जोड़ने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव आप जल्द से जल्द अमल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ईमेल के जरिए हम लेंगे। हालांकि हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, शाहबाज अंसारी जी के मैं बात कर रही हूं, लेकिन बात नहीं हो पाई। ओमकेश्वर जी, इनका पोर्टफोलियो जो है, अभी ये पहली बार निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं और इन्होंने अपने लिए 2 फंड्स जो हैं वो चुने हैं SIP के जरिए निवेश करने के लिए, एक्सिस मिड कैप और एक्सिस ब्लू चिप। 2-2000 के SIP करना चाहते हैं, किससे शुरुआत करें ये इनकी दुविधा है। जी, पहली बात कर रहे हैं तो उनको अच्छा होगा कि वो एक लार्ज कैप फंड से करें। एक्सिस ब्लू चिप अच्छा फंड है। एक्सिस मिड कैप में करीब 51 स्टॉक्स है और जो क्वालिटी है उतना अच्छा नहीं है, जबकि एक्सिस ब्लू चिप पे करीब 25 स्टॉक्स है, उसका क्वालिटी अच्छा है। और नए निवेशक हैं तो लार्ज कैप के थ्रू जाएंगे तो एक अच्छा डिफेंसिव भी रहेगा और प्लस डाइवर्सिफाइड भी रहेगा, एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो एक्सिस ब्लू चिप बेटर है एक्सिस मिड कैप से। चलिए, तो यहाँ पर आप शुरुआत करना चाहते हैं शाहबाज जी, एक्सिस ब्लू चिप आपको बेहतर विकल्प जो है वो सुझाया जा रहा है। इसी के साथ शो को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकेश्वर जी, आज समय निकालकर तमाम सलाह देने के लिए दर्शकों को। और फायदेमंद फंड्स में हम अपना सोशल मीडिया सेशन ऑन रखते हैं। सोमवार को बुधवार को मिलते हैं आपसे 4:30 बजे, तो आपके सवाल लेंगे ऑनलाइन सेशन में, और साथ ही शुक्रवार को आपसे मिलाएंगे खास मेहमान से। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।